आइए क्लास 10th का कुछ और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो कि प्रत्येक साल लगातार पूछा जाता है, उस ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते हैं जो कि बार बार पूछा जाता है। आइए पहला प्रश्न को हम देखते हैं। पहला प्रश्न है क्या 0.41 पर वार को P बट्टे Q के रूप में लिखे, अर्थात अंश बट्टा हर के रूप में लिखे। अंश बट्टा हर के रूप में लिखे। इसको जो है 1 मिनट के अंदर कैसे सॉल्यूशन करना है आइए देखते हैं। तो कह रहा है 0.41 पर वार को P बट्टे Q के रूप में लिखिए। तो P बट्टे Q के रूप में जब भी कहेगा लिखने के लिए तो डायरेक्ट हम करेंगे क्या, एक नंबर का आंसर में करेंगे क्या, इसको करना क्या है, देखिए जितना संख्या पर जो है रेकरिंग है, जितना संख्या पर रेकरिंग है, जैसे कि 0 पॉइंट कितना है 41 पर वार है, तो रेकरिंग कितना संख्या पर है, 2 संख्या पर है, तो समझ जाएंगे कि इधर दशमलव नहीं है। तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे 41 और जितना संख्या पर रेकरिंग रहेगा उतना जो है नीचा 9 लिख देंगे। ये आपका सोल्यूशन हो गया, यानी कि ये आपका जो आंसर हो गया। फिर एक बार देखिए क्वेश्चन है क्या 0.41 को P बट्टे Q के रूप में लिखे। जब भी कहेगा P बट्टे Q के रूप में लिखने के लिए तो जितना संख्या पर रेकरिंग रहेगा नीचा उतना जो है 9 उतार देना है और उस संख्या को लिख देना है। आपका आंसर हो गया। इसी टाइप का और कुछ प्रश्न को लेकर चलते हैं। जैसे कि क्वेश्चन रहेगा क्या 0.3 पर रेकरिंग, इसको P बट्टे Q के रूप में लिखे। इसको P बट्टे Q के रूप में लिखें तो कुछ भी नहीं करना है, सीधा लिखना है कि कितना संख्या पर रेकरिंग है, तो एक संख्या पर, तो नीचा 1 9 लिखेंगे और संख्या कौन है 3, तो यहाँ पर 3 लिखकर इसको काट देंगे। 3 कम 3 3 तिया 9, यानी कि 1 बट्टे 3। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। ऐसे ही सवाल जो है कुछ और भी जो है थोड़ा डिफरेंस करके आता है, उसको देखते हैं। अगला सवाल है क्या, जैसे कि देखिए 1.18 पर रेकरिंग है। क्या है रेकरिंग, इस पर 8 पर जो क्या है रेकरिंग है, यानी कि वार है। इसको कहेगा जब P बट्टे Q के रूप में लिखने के लिए, P बट्टे Q के रूप में लिखने के लिए, तो इसको जो है सिंपल भाषा में लिखेंगे कि समझ जाए। इसको यह समझना है कि रेकरिंग कोई भी संख्या पर नहीं है, रेकरिंग कोई भी संख्या पर नहीं है। डायरेक्ट इसको लिखना है क्या 18, कितना लिखना है 18। जब भी एक इस ढंग का सवाल रहे तो समझ जाना है कि किसी पर रेकरिंग नहीं है, तो क्या लिखना है 18। अब देखिए इसमें रेकरिंग जो था किस पर था 8 पर, और 1 पर तो नहीं था, तो 1 को क्या करना है घटा देना है। इसके बाद जो है, इसके बाद मतलब कि संख्या का कैठों पर रेकरिंग था 1 पर, तो 1 9 लिख देना है। तो 18 में से 1 घटा कितना 17 बट्टे 9। ये हो गया आपका आंसर। इसको एक बार फिर से समझिएगा। कह रहा है 1.8 पर पावर वार को P बट्टे Q के रूप में लिखे। तो समझ जाना है कि यह दशमलव और रेकरिंग नहीं है। दशमलव और रेकरिंग नहीं है तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे 18, और दशमलव के बाद कितना संख्या है 1, तो इसमें 1 घटा देना है, और कितना संख्या पर रेकरिंग है, तो एक संख्या पर है तो 1 ठो 9 लिख देना है। अब 18 में से 1 घटेगा 17 बट्टा कितना हो गया 9। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह एक और सवाल है जो कि बार बार पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन में क्या 0.2 इसके बाद 7 पर वार है, यानी कि 7 पर रेकरिंग है। इसको कह रहा है P बट्टे Q के रूप में लिखने के लिए, इसको कह रहा है P बट्टे Q के रूप में लिखने के लिए। तो सिंपल समझना है कि ना ही रेकरिंग है ना ही दशमलव है। तो जब रेकरिंग और दशमलव नहीं होगा तो हम क्या लिखेंगे 27, क्या लिखेंगे 27। अब देखेंगे कि रेकरिंग के बाद जो है कौन संख्या है 2, तो हम उस 2 को क्या करेंगे घटा देंगे, घटा दिए। इसके बाद जो है कितना संख्या पर रेकरिंग है, तो एक संख्या पर रेकरिंग है, यानी कि 7 पर रेकरिंग है, तो 1 ठो यहाँ पर क्या लिखेंगे 9, क्या लिखेंगे 9, कितना लिखेंगे 9। और इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए कि यह जो रेकरिंग दिया हुआ है मतलब 7 पर, इसके बाद संख्या कितना है 1 ठो, तो 1 0 यहाँ पर बैठा देंगे। अब जो हम इसको घटाएंगे 27 में से 2 घटा 25 बट्टा कितना 90 बट्टा 90। इसको हम काट भी सकते हैं, 25 18 पंचे 90, यानी कि 5 बट्टा 18। ये आपका हो गया क्या आंसर। इसको एक बार फिर से समझिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा सवाल जो है उलझा हुआ है, और इसको जो है 1 मिनट में बनाना है। तो कैसे बनाना है, जैसे कि 0.27
0.27 यानी 0.27 पर वार है। ये किस पर है? सिर्फ 7 पर वार है। 0.27 में 7 पर वार है। फिर एक बार समझिएगा, कह रहा है 0.27 में 7 पर वार है, तो इसको P/Q के रूप में लिखा रहा है लिखने के लिए। तो सिंपल में समझ जाना कि ना दशमलव है ना ही ये वार है, यानी कि रेकड़िंग है। जब दशमलव और रेकड़िंग नहीं होगा तो क्या बचेगा? सिर्फ 27, तो लिखेंगे 27। अब देखेंगे कि रेकड़िंग के बाद कौन संख्या बचा हुआ है जिस पर रेकड़िंग नहीं है, तो वह 2 है, तो 2 को माइनस कर देंगे। इसके बाद कितना संख्या पर रेकड़िंग है? तो एक संख्या पर, तो 1 9 लिखेंगे। इसके बाद कितना संख्या पर रेकड़िंग नहीं है? तो जितना संख्या पर रेकड़िंग नहीं रहेगा उतना जीरो नीचे आ जाएगा, तो उतना जीरो हम दे दिए। एक संख्या पर रेकड़िंग नहीं उतना, तो एक जीरो दिए हैं, यानी कि एक संख्या पर रेकड़िंग नहीं है तो 1 जीरो दे दिए हैं। अब जो है ऊपर वाला जो एक क्रिया करेंगे, 27 में से 2 घटा 25 बट्टा कितना 90। अब इसको हम काट दिए हैं, 18 पंचे 25 25 और 18 पंचे 90, तो 5/18। ये आपका हो गया क्या? आंसर। ऐसे ही प्रश्न और कुछ देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, थोड़ा सा देखिएगा इसको। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि √25, √16, √8 और √9 इनमें से कौन संख्या अपरिमेय है? कौन संख्या अपरिमेय है? तो सिंपल में जानना है कि जो भी संख्या पर रूट रहे, अगर उसका जो है, अगर मान लीजिए कोई संख्या है उस पर रूट है और उसका पूर्ण रूप से वर्गमूल टूटता है तो वह परिमेय होगा, और जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं टूटता है तो वो क्या होगा? अपरिमेय होगा। और इसमें हमको क्या पूछा है? अपरिमेय। तो इसमें देखिए √25 इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल टूटेगा, कितना आएगा? 5। 16 का वर्गमूल टूटेगा, कितना आएगा? 4। 9 का वर्गमूल टूटेगा पूर्ण रूप से, कितना आएगा? 3। लेकिन 8 का पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं टूटेगा। तो इसका मतलब जो है, इसका मतलब ये 2 नंबर में जो है 8 क्या है? 8 क्या है आपका? अपरिमेय संख्या है। 8 क्या है? अपरिमेय संख्या है। बाकी इसमें जितना का जो है वर्गमूल टूट रहा है, जैसे √9 का, √16 का, √25 का, ये सारा का सारा क्या है? आपका परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या है। आगे देखिए फिर तीसरा नंबर का प्रश्न। तीसरा नंबर में देखिए क्या कह रहा है इसका तीसरा नंबर में देखिए, तीसरा नंबर में कह रहा है कि बहुपद 6x - 21 का शून्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? शून्य ज्ञात करना है। तो जब भी कहेगा शून्य ज्ञात करने के लिए तो लास्ट में क्या लगा देंगे? शून्य। तो लिखेंगे इसीलिए 6x बराबर, इसको जो है ये अचर संख्या है, इसको उस साइड ले जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो 21, इसीलिए x बराबर 21 बट्टे कितना? 6। इसको काट दीजिए, 7 या 21 3 दूनी 6, 7 या 21 3 दूनी 6, यानी कि 7/2 क्या होगा? इसका शून्य को होगा। क्या होगा? शून्य को होगा। अब जो है फिर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न जो है 4 नंबर में थोड़ा सा कह रहा है कि x² - 10x + 25 का घात क्या है? तो इसमें सिर्फ हमको घात देखना है, यानी पावर देखना है कि इसमें पावर क्या है। तो पावर क्या है इसमें? सबसे बड़ा पावर क्या है? 2। तो इसका घात कितना होगा? 2। तो घात कितना होगा इसका? 2 ही होगा। घात 2 होगा। घात कितना होगा? 2। अब जो है थोड़ा आगे प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, इधर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2x x+1, क्या यह द्विघात समीकरण है? क्या यह द्विघात समीकरण है? कह रहा है क्या यह द्विघात समीकरण है? तो इसको सोल्व करके हम देखते हैं। तो x+1 का होल स्क्वायर यानी कि a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो जिस पर घात 2 होगा, जिस पर घात 2 होगा, यानी कि इसका जो है सॉल्यूशन करने पर, यानी इसका क्रिया करने पर अगर जो है चर संख्या पर घात 2 आ जाए तो वह द्विघात होगा। अगर चर संख्या पर घात 2 नहीं आए, यानी कि कोई घात नहीं आएगा, तो वह क्या होगा? द्विघात नहीं होगा। तो आइए थोड़ा इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो x+1 का होल स्क्वायर यानी कि a+b का होल स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे, x² + 2ab 2 × x प्लस कितना 1 अब +1 का होल स्क्वायर बराबर 2x प्लस कितना 2। तो अब इसको फिर से
देखते हैं। कह रहा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2 को एक्स से गुना कीजिए, फिर कितना से, 1 से गुना कीजिए, कितना होगा 2x, और 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा, बराबर 2x प्लस कितना 2। अब जो हम करेंगे क्या, इसमें जो चर संख्या है इस साइड लाएंगे, जो प्लस में होगा वो माइनस में, और जो माइनस में होगा वो प्लस में। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसको इस साइड लाइए, माइनस 2x अब प्लस कितना 1, और ये जब इधर आएगा तो -2 लिखेंगे। एक्स स्क्वायर, एक तो प्लस में एक तो माइनस में, ये दोनों कैंसिल हो गया है, तो बच गया क्या आपका, -2 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा -1, लास्ट में क्या 0। तो ये इसका मतलब क्या है, चार संख्या पर घात कितना है 2 है, तो इसका मतलब ये क्या है, द्विघात है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है क्या, लगातार संख्या 6 नंबर में देखिए, कह रहा है क्या, लगातार संख्या का मौसो क्या होगा, लगातार संख्या का मौसो क्या होगा। तो इसका सिंपल सा जो है मतलब इस बात को ध्यान में रखिएगा कि लगातार संख्या जैसे 3 4 5 6 7 8 9 10 ये लगातार हो गया, या 1 2 जैसे कि 1 2 हो गया, या 2 3 हो गया, 4 5 हो गया, 6 7 हो गया, 8 9 हो गया, या 9 10 हो गया, या 11 12 हो गया। तो यानी कि लगातार संख्या, जब भी कोई लगातार संख्या हो, जब भी कोई लगातार संख्या हो तो उसका जो है मौसो हमेशा कितना होता है, 1 होता है। मौसो हमेशा कितना होता है, 1 होता है। इस चीज़ को जो है थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्या, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है क्या, इस पर ध्यान दीजिएगा कि 7 नंबर में है, p पर पावर q n पर पावर स्क्वायर एवं pn स्क्वायर का जो कह रहा है मौसो ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, मौसो ज्ञात कीजिए। यानी कि ये चर संख्या है, चर संख्या का मौसो ज्ञात करना है। तो मौसो हम क्या बताए थे, पहले भी बताए थे कि जो संख्या दोनों में मिलता हो, जो संख्या दोनों में मिलता हो वही मौसो होता है। तो जैसे यहाँ पे क्या पी क्यू प्लस एन क्यू, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, पी गुना पी, इसके बाद एन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एन गुना क्या एन। इसके बाद फिर यहाँ पर है पी एन स्क्वायर, तो इसको भी हम लिख सकते हैं पी गुना एन गुना क्या एन। तो अब यह इसमें हमको यह देखना है कि दोनों में मिल क्या रहा है। तो दोनों में हमको मिला क्या, पी अगर मिला है, क्या मिला है, पी मिला है, तो इसको लिखेंगे पी इंटू, इसके बाद जो है दोनों में हमको क्या मिला है, एन मिला है। क्या मिला है, एन मिला है। इसमें भी एन मिला है, इसमें भी एन मिला है। इसका मतलब जो है हमको 2 एन मिल गया है। तो इसको हम लिख सकते हैं पी, इसको लिख सकते हैं क्या, पी इंटू एन का स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं क्या, पी एन स्क्वायर। तो दोनों का जो है मौसो क्या होगा, पी एन स्क्वायर होगा। फिर मौसो के बारे में थोड़ा समझिएगा। मौसो का मतलब क्या, जो दोनों चीज़ में मिलता हो, जो दोनों में मिलता हो वही होगा क्या, मौसो। क्या होगा, मौसो। आगे प्रश्न को देखते हैं फिर से। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्या, 8 नंबर में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 8 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 का शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, शून्यक। तो शून्यक देखिए ज्ञात करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, थोड़ा उसको समझते हैं। इसका रूल्स क्या होता है कि पहला संख्या, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पहला संख्या और लास्ट संख्या, पहला संख्या और लास्ट संख्या दोनों को हम क्या करेंगे, गुना। दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे। दोनों को हम गुना करेंगे, और गुना करने के बाद जो है लास्ट में इसका जो है गुणनखंड निकालेंगे, यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो नहीं कुछ तो एक और 12 का जब एलसीएम लेते हैं तो कितना आता है 12, और 2 से इसको विभाजित कीजिए 6, फिर 2 से 3, और विभाजित नहीं होगा तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 गुना 3, 3 2 दूनी 4 गुना कितना 3, 4 गुना 3, 4 गुना 3। तो इसका पहला नियम है, यानी कि शून्यक निकालने का जो है पहला नियम है गुणनखंड विधि से, कि पहला संख्या और लास्ट संख्या को गुना करते हैं। गुना करने के बाद जितना आता है उसका जो है
अभाज्य गुणनखंड करते हैं और जोड़ने या घटाने पर जो है बीच वाला का बराबर करते हैं, जोड़ने या घटाने पर बीच वाला का बराबर करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि इसमें भी x और इसमें भी x, हमको लाना कितना है प्लस x। तो प्लस x लाने के लिए अगर दोनों को हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है 7x। तो बीच में तो 7x है नहीं, अगर 4x में से 3x को घटा देते हैं तो कितना होता है प्लस x। तो हम करेंगे क्या, इसको घटाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस कितना 12, लास्ट में 0। अब देखना कि यह दोनों में क्या है और यह दोनों में क्या है। तो यह दोनों में हमको क्या दिखाई दे रहा है x, तो x को मोल लेंगे तो बच जाएगा कितना 4, और यह दोनों में हमको क्या दिखाई दे रहा है -3। अगर -3 को मोल लेते हैं तो बच जाता है फिर कितना माइनस x प्लस कितना 4, x प्लस 4। तो यह दोनों में से कोई एक ठो ले लेंगे, इसीलिए x प्लस 4, इसके बाद लिखेंगे क्या x माइनस 3। और इसका मतलब कि इसमें कर हमको शून्य ज्ञात करने के लिए, और शून्य ज्ञात करने के लिए लास्ट में करेंगे क्या, इसको लिखेंगे x प्लस 4 बराबर 0, x माइनस 3 बराबर क्या 0। तो इसको हम लिख सकते हैं x बराबर कितना -4 और x बराबर कितना +3। तो यह इसका जो है शून्य 2 होगा, क्योंकि द्विघात है तो इस पर शून्य कितना होगा 2 ही होगा। तो क्या होगा -4 और 3, यह इसका क्या होगा शून्य होगा, क्या होगा शून्य होगा। सिंपल से यह दिमाग में रखिएगा कि जब भी इस ढंग का सवाल रहे और घात जितना होगा उतना ही शून्यक होगा। तो घात 2 है तो शून्यक भी कितना होगा 2 ही होगा। अगला प्रश्न फिर देखते हैं। अगला प्रश्न में कह रहा है क्या कि 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 12 के शून्यक अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है। 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 12 के शून्यक अल्फा और बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। सबसे पहले जो है इसको मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b और इसको मान लेंगे c। तो a बराबर हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा कितना 4, b बराबर 7 और c बराबर हो जाएगा -12, जिसमें हमको कह रहा है क्या शून्यक का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करने के लिए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है -b/a। तो b बराबर कितना है 7 और a बराबर कितना है 4। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यक का योग का जो है मान निकल कर कितना आ गया 7/4। इस तरह से जो है निकालना है। आगे देखिए फिर और भी सवाल है। अगला सवाल कर रहा है 11 नंबर का, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 10 नंबर का। 4 एवं 5 का जो है मौसम क्या होगा। अभी क्या बताया, लगातार संख्या जब भी कोई हो तो उसका मौसम कितना होगा 1, कितना होगा 1। ये सवाल आपका बन गया। अगला सवाल देखिए 11 नंबर का। यह थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसको समझिएगा, लेकिन यह अक्सर जो है ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। कह रहा है 11 नंबर में कह रहा है कि साइन ए बराबर 4/5, साइन ए बराबर कितना 4/5। तो कह रहा है tan ए का मान क्या होगा। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, थोड़ा इसको देख लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ये हो गया ए और ये हो गया बी और ये हो गया सी, और समकोण में जो है एक कोण 90 डिग्री होता है। इसमें कह रहा है साइन ए और ये हो गया आपका क्या थीटा। तो थीटा के सामने वाला ये P और ये B और ये H कहलाता है, ये H, ये P और ये B थीटा के सामने वाला। लेकिन जब थीटा की जगह में A रहे तो A का सामने वाला जस्ट उल्टा हो जाता है, जस्ट क्या हो जाता है उल्टा हो जाता है। अगर थीटा रहे तो थीटा के सामने वाला P, अगर A रहे तो A के सामने वाला P। तो अब ये जो B था वो क्या बन गया P और जो P था वो क्या बन गया है B, क्या बन गया है B। तो कह रहा है tan A का मान। तो साइन A बराबर कितना, साइन A बराबर 4/5। तो इसका सामने वाला जो है ये है आपका जो है 4 और ये है आपका 5।
क्योंकि थीटा का जो है सामने वाला पी कहलाता है, तो थीटा का जगह में क्या है ए, तो ए का सामने वाला पी, जबकि कहलाना चाहिए थीटा का सामने वाला जो है पी, ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ थीटा नहीं है, यहाँ पे क्या है ए है, तो इसलिए जो है इसका सामने वाला जो है जो बी है वो पी कहलाएगा और जो पी है वो बी कहलाएगा। तो इस प्रकार से कह रहा है क्या, tan ए, tan ए का मान क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं tan ए बराबर क्या होता है, पी बाय बी। तो p बराबर क्या है, इसका सामने वाला ये p, सामने वाला ये क्या p है, और ये क्या होगा b होगा, तो b तो हम निकाले नहीं है, तो b बराबर क्या फार्मूला होता है, तो b बराबर फार्मूला होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, हमको b निकालना है, तो इसीलिए हो जाएगा कितना 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 माइनस कितना 16 बराबर कितना आ गया 9, कितना 9, और 9 का वर्गमूल तोड़ेंगे तो कितना आएगा 3, तो p बाय बी, तो p बराबर कितना है, p बराबर कितना है 4, और b बराबर कितना निकला है 3, b बराबर कितना निकला है 3 निकला है, b बराबर कितना निकला है 3 निकला है, तो इसीलिए tan a का मान कितना होगा, tan a का मान कितना होगा p बाय बी, यानी कि 4/3 आपका आंसर होगा। अब फिर आगे प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यह भी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। 12 नंबर का सवाल, 12 नंबर का सवाल में देखिए कह रहा है क्या कि इस पर घात कितना है 2 है, तो इसका मतलब ये द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद कह रहा है 2x² प्लस 5x प्लस 7, ये द्विघात बहुपद है, इसमें 1/a प्लस 1/b, यानी कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले जब भी इस ढंग का सवाल रहे तो इसको ए मानना है, इसको बी मानना है, इसको सी मानना है, तो लिख लेंगे ए बराबर 2, बी बराबर 5 और सी बराबर कितना 7। अब हमको सोल्व क्या करना है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। तो जब भी इस ढंग का सवाल रहेगा तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका जब हम एलसीएम ले लेते हैं तो अल्फा इंटू बीटा का एलसीएम क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा ही होगा। अल्फा से अल्फा अगर हम भाग देते हैं तो बच जाता है बीटा, और बीटा को उनसे गुना करेंगे तो बीटा, अब प्लस फिर जो है बीटा से जब हम बीटा में भागते हैं बच जाता है अल्फा, अल्फा को 1 से गुना करेंगे होगा क्या अल्फा, क्या होगा अल्फा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या बीटा प्लस अल्फा, तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, इसके बाद अल्फा इंटू बीटा। और हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद में जो है जब भी शून्य को निकाला जाता है तो इसमें 2 शून्य होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा, यानी कि शून्य का योग और शून्य का गुणनफल होता है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या फार्मूला है, होता है माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बाय ए। तो ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, जब ए और ए दोनों कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या माइनस बी बाय सी, माइनस बी बाय सी, और बी की जगह में क्या है 5, और इसमें माइनस लगा हुआ तो -5, और सी की जगह में क्या है 7, तो -5/7। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का जो वैल्यू कितना होगा -5/7 होगा। हम इसमें क्या किए हैं थोड़ा एक बार फिर से देखिएगा, अल्फा और बीटा दोनों का एलसीएम ले लिए, यानी भिन्न का जोड़ किए हैं। इसके बाद ये आ गया क्या अल्फा से अल्फा कैंसिल, बच गया बीटा, बीटा को इससे गुना किए हैं, प्लस का चिन्ह है प्लस का चिन्ह दिए, फिर बीटा से बीटा में भाग दिए, बच गया अल्फा, अल्फा को इतना से गुना किए, तो बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए, तो अल्फा अल्फा कैंसिल, बच गया माइनस बीटा बटा सी, यानी कि बी माइनस बी बटा सी। तो इसको हम सेटिंग कर दिए। आगे सवाल देखिए, फिर अगला सवाल देखिए थोड़ा सा, तेरह नंबर का सवाल है कि दो अपरिमेय संख्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पर। कह रहा है दो अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या क्या है, एक है 2 + √5 और दूसरा है क्या 2 - √5, दूसरा है 2 - √5 का गुणनफल परिमेय होगा कि अपरिमेय। फिर से एक बार समझिएगा, कह रहा है दो अपरिमेय संख्या है, दो अपरिमेय संख्या, पहला है 2 + √5, दूसरा है 2 - √5। कह रहा है अगर दोनों को गुना कर दिया जाए तो क्या होगा, यह परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा।
परिमेय होगा कि अपरिमेय। तो सबसे पहले देख लीजिए 2 + √5 और 2 - √5, यह जो है एक फार्मूला पर आधारित है, a² - b²। और a² - b² बराबर क्या होता है, a + b × a - b, a + b × a - b। तो हम दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे। गुना करके देखिए, पहले जो है √2 को 2 से गुना कीजिए, कितना होगा, √2 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा 4, और इसके बाद √5 को 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा 5, -5 में से 4 घटेगा, कितना बचेगा -1। इस पर तो रूट नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। तो कह रहा है कि दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल 2 + √5 तथा 2 - √5 का गुणनफल परिमेय है कि अपरिमेय है। तो ये क्या है, परिमेय है। क्या है, परिमेय है। आगे देखिए और भी सवाल है। अगला सवाल है क्या, शून्यक का योग। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको थोड़ा समझिएगा। कह रहा है शून्यक का योग, और शून्यक का योग को हम क्या चीज़ से सूचित करते हैं, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है 4। इसके बाद शून्यक का गुणनफल, शून्यक का गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा सूचित करते हैं, ये कितना है 5। तो कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। इसको करना कुछ भी नहीं है, सीधा इसका जो है फार्मूला पर इसको जो है सेटिंग कर देना है। और हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद का जो फार्मूला क्या होता है, x² - अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल 0। तो लिखेंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या, कितना है 4। 4 को x से गुना करेंगे 4x, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दीजिए। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना है 5, तो कितना होगा 5। तो ये हो गया x² माइनस 4x प्लस कितना 5। तो ये आपका जो है, ये आपका जो है द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया है। हमको क्या करा था निकालने के लिए, द्विघात बहुपद। आगे और भी सवाल है, थोड़ा इसको देखिए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि इनमें कौन रैखिक बहुपद है, इनमें कौन रैखिक बहुपद है। तो यह सबसे जो है आसान है, इसको पहचानना जो है सबसे आसान है। कह रहा है कि रैखिक बहुपद कौन है। रैखिक बहुपद का अर्थ होता है जिस पर कोई भी घात नहीं हो। देखिए इसमें जो है घात है, इसमें तो घात नहीं है, लेकिन इसको जब हम सॉल्यूशन करते हैं, इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो 1x + 1/x, नहीं कुछ तो 1, तो दोनों का जब एलसीएम लेते हैं 1 और x का, तो x इससे इसमें भाग देंगे, x से गुना करेंगे, x² प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दीजिए, फिर x से x में भाग देंगे, 1 को 1 से गुना करेंगे 1। तो इसका मतलब है इस पर घात 2 आता है, तो इसका मतलब कि यह रैखिक बहुपद नहीं है, यह द्विघात बहुपद है। लेकिन इस पर जो घात नहीं है, तो इसका मतलब यह क्या है, रैखिक बहुपद है। तो इसमें कह रहा है कौन रैखिक बहुपद है, तो 5x - 3√5, ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, रैखिक बहुपद है। ये क्या है, रैखिक बहुपद है। थोड़ा सा सवाल को देखिएगा, और भी सवाल है। 16 नंबर का सवाल देखिए, कह रहा है कि x³ - 4x² - 2x + 5 बहुपद का शून्यक का योग ज्ञात कीजिए। शून्यक का योग, तो सबसे पहले यह हमको देखना है यह कौन बहुपद है, द्विघात है कि त्रिघात है। तो घात 3 है, जैसे ही घात 3 रहे तो समझ जाना चाहिए कि त्रिघात बहुपद है। अगर घात 2 रहेगा तो समझ जाना चाहिए कि द्विघात बहुपद है। तो इसका कह रहा है शून्यक का योग ज्ञात करने के लिए, तो त्रिघात बहुपद का शून्यक का योग बराबर क्या फॉर्मूला होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या, c/, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या, -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, -b/a। तो इसमें हमको देखना है कि b कौन है और a कौन है। यहाँ पर देखिए x³ है, x³ है, नहीं कुछ तो 1 है। इसका मतलब ये अल्फ़ा, ये बीटा, ये गामा, यानी कि ये थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट हुआ है, इसको फिर से हम बता रहे हैं। तो कह रहा है क्या, शून्यक का योग, तो त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद का जो शून्यक का योग कर रहा है ज्ञात करने के लिए। और त्रिघात बहुपद का जो शून्यक का योग बराबर क्या फॉर्मूला होता है, -b/a। तो इसको मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b, इसको मान लेंगे c, और इसको मान लेंगे क्या, d। तो हमको कह रहा है क्या, -b/a, तो b बराबर कितना है -4। तो लिखेंगे क्या, पहले तो माइनस है ये है, इसके बाद फिर -4, इसके बाद a बराबर नहीं कुछ तो क्या 1, तो माइनस क्या होगा प्लस, और माइनस प्लस, यानी कि 4 में 1 से भाग देंगे, कितना आएगा 4। तो इसका मतलब है
कि एक्स क्यू माइनस 4x² माइनस 2x प्लस 5 त्रिघात बहुपद का शून्य का योग कितना है? सिर्फ 4। कितना है? सिर्फ 4। आगे और भी प्रश्न है, देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि ये 18 नंबर का प्रश्न है, इसको थोड़ा देखिए। कह रहा है x माइनस वाई बराबर कितना? 5। x माइनस वाई बराबर 5। इसके बाद कह रहा है क्या? x प्लस वाई बराबर कितना? x प्लस वाई बराबर 3। x प्लस वाई बराबर 3। तो इसमें जो है हमको कह रहा है x और y का मान ज्ञात करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो है सवाल में एक ठो प्लस में एक ठो माइनस में ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो x कितना हो गया? 2x बराबर कितना? 5 3 8। इसीलिए x बराबर कितना? 8/2 कितना आ गया? 4। x का वैल्यू कितना आ गया? 4। इसको जो है समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे। तो x का मान समीकरण 1 या 2 में किसी पर जो है पुट कर देंगे। तो x माइनस वाई बराबर कितना? 5 और x बराबर वैल्यू कितना निकला है? 4। तो 4 माइनस कितना? 4 माइनस वाई बराबर कितना? 5। इसीलिए माइनस वाई बराबर कितना? माइनस वाई बराबर कितना होगा? 5 माइनस 4। इसीलिए माइनस वाई बराबर कितना? 5 में से 4 घटेगा 1। तो ये माइनस इसमें आ जाएगा। तो वाई बराबर कितना होगा? -1। और एक्स बराबर कितना? 4। एक्स बराबर कितना होगा? 4 होगा। एक्स बराबर कितना होगा? 4। अगला सवाल देखिए। यह सवाल तो अक्सर आता है, यह ऑब्जेक्टिव में भी आता है और सब्जेक्टिव में भी आता है। कह रहा है एपी 5 10 15 ... में ... 120 में कुल कितना पद है? कुल कितना पद है? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एपी किसे कहा जाता है? जिसमें अंतर समान हो उसे एपी कहा जाता है। और प्रथम पद को ए से सूचित किया जाता है, दूसरा पद को A2 से, तीसरा पद को A3 से। उसी प्रकार जो है जितना पद रहेगा उतना उतना ए से सूचित किया जाता है। तो इसमें जो है प्रथम पद को जो है ए से, प्रथम पद को A1 से, द्वितीय पद को A2 से और तृतीय पद को A3 से। और इसका जो है अंतिम पद जो है, अंतिम पद को जो है AN से सूचित किया जाता है। अंतिम पद को AN से और प्रथम पद को A से। तो A बराबर आपका हो गया, A बराबर आपका हो गया, A बराबर कितना? 5। और अंतर कितना है? 5 का। तो D बराबर कितना हो गया? D बराबर कितना? 5। और AN यानी कि अंतिम पद बराबर हो गया कितना? 120। इसमें हमको निकालना क्या है? AN निकालना है। क्या निकालना है? AN यानी कि इसमें जो है हमको n निकालना है। क्या निकालना है? n। फिर एक बार समझिएगा इसको। कह रहा है कि एपी 5 10 15 ... 120 में कुल पद ज्ञात कीजिए। यानी कि कुल पद कितना होगा? जैसे 5 है, 10 है, 15 है, इसके बाद आएगा 20, इसके बाद मतलब कि 25, इसके बाद 30, इसके बाद 35 एवं प्रकार से 120 तक जब जाएगा तो कुल पद कितना होगा? यानी कुल कितना संख्या होगा? कुल कितना संख्या होगा? तो अंतिम पद को जो है ये n से सूचित किया जाता है, प्रथम पद को A से, और उसमें जो अंतर होता है उसको D से सूचित किया जाता है। तो इसमें अंतिम पद दिया है, प्रथम पद भी दिया है और अंतर भी दिया हुआ है। तो हमको निकालना क्या है? AN। तो AN बराबर फार्मूला होता है, AN बराबर फार्मूला होता है A + n - 1 ऑफ D। तो जहाँ पे AN बराबर दे दिया है कितना? 120। इसको फार्मूला पर सिटी करते जाएंगे। 120 बराबर A बराबर 5 प्लस हमको निकालना क्या? n यानी कुल पद। तो n तुमको मालूम नहीं है, n-1 और D बराबर कितना? 5। तो 120 बराबर 5 प्लस ये 5 को ये दोनों से गुना कीजिए, कितना होगा? 5n। इसके बाद कितना? 5। एक ठो प्लस में एक ठो माइनस में, ये दोनों क्या हो गया? कैंसिल। यानी कि 5n बराबर कितना? 120। इसीलिए n बराबर 120 बटा कितना? 5 काट दीजिए, आ गया कितना? 24। कहने का मतलब यह है कि 5 10 15 का अगर अंतराल लेते हैं और लास्ट में जो है 120 तक जब लिखेंगे तो कुल संख्या लिखा जाएगा कितना? 24। कुल कितना संख्या लिखा जाएगा? 24। यही हमको निकालना था, यानी कि n। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है क्या? AP। अगला सवाल कह रहा है AP है जिसका प्रथम पद 7, द्वितीय पद 4, तृतीय पद AP है जिसमें प्रथम पद 10, दूसरा पद 7 और तीसरा पद कितना है? 4 है।
तो कह रहा है इसका तीसवां पद क्या होगा, इसका तीसवां पद क्या होगा। तो इसका जो है तीसवां पद, तीसवां पद, तीसवां पद, तो तीसवां पद का फॉर्मूला होता है, तीसवां पद का जो है फॉर्मूला होता है a+29d, a+29d। तो कह रहा है तीसवां पद ज्ञात करने के लिए, और तीसवां पद का क्या फॉर्मूला होता है, a+29d। तो इसमें जो है a बराबर कितना है 10, a बराबर कितना 10, और 29 तो रहेगा ही, और दोनों का अंतर कितना है 7 में से जो है 7 में से जो 10 घटेगा, 7 में से 10 घटेगा, तो आएगा कितना -3, कितना आएगा -3। अब दोनों को जो इसका जो है क्रिया कीजिए, 10 प्लस 29 को जो है -3 से गुना कीजिए, कितना होगा -87, कितना होगा -87। तो आगे चलते हैं, -87, अब प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 10 माइनस कितना 87, अब -87 में से 10 घटेगा तो बचेगा कितना -77। तो 29, तो तीसवां पद, कौन सा पद, तीसवां पद बराबर कितना आंसर होगा -77, कितना होगा -77, क्योंकि 87 -87 में से जो है 10 जब घटेगा तो कितना आएगा -77 आंसर होगा, -77 आंसर होगा। इसमें कुछ भी नहीं है, यह सवाल में सिर्फ फार्मूला था। जैसे कह रहा था कि एपी में जो है 10 7 4 का जो है 4 का तीसवां पद क्या होगा, तीसवां पद क्या होगा। तो ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद और ये तृतीय पद, और कह रहा है तीसवां पद क्या होगा। तो तीसवां पद बराबर क्या फार्मूला होता है, a+29d, और a बराबर कितना था 10, a बराबर 10 और अंतर बराबर कितना था -3। तो इसको जो है मतलब फार्मूला पर सेटिंग कर दिए हैं, लास्ट में कितना है -77। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इसके साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि हम इसी तरह का वीडियो जो है और भी लाए, ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम में सीधा ऐसा ही क्वेश्चन आए। थैंक्स।